नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव नतीजों के बाद बल्कि कहें, आपको याद होगा नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में स्वयंसेवकों से बात करते हुए सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक बात कही। उन्होंने कहा जो सेवा के क्षेत्र में हैं उनके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अब आप देखिए कैसे चूल से चूल मिल गई। चुनाव नतीजे के बाद ये उनका बयान आया, सार्वजनिक हो गया। वो बयान किसी राजनीतिक दल के लिए, किसी राजनेता के लिए नहीं था, लेकिन चुनाव के नतीजे के बाद आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से खराब हुई, या कहें पिछले 2 चुनावों से खराब हुई। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इसके बावजूद उसको तुरंत जोड़ा गया कि ये संघ की ओर से चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सरसंघ चालक बता सकते हैं या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बता सकता है, लेकिन उसको जोड़ने की कोशिश हुई और बड़ी सफल कोशिश हुई। पूरे मीडिया में ये बात चली और इस पर बड़ी चर्चा हुई। अब उन्होंने कहा हो नहीं कहा हो, उनका मकसद ये रहा हो नहीं रहा हो, आमतौर पर वो राजनीतिक दृष्टि से ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि उससे जोड़ दिया गया। देखिए, संघ जो है वो 99 साल उसकी स्थापना को हो रहे हैं और अगले साल 2025 में उसकी स्थापना का शताब्दी वर्ष है। दुनिया में कोई इतना बड़ा संगठन नहीं है जो इतने लंबे समय से चल रहा हो और जिसके इतने ज़्यादा प्रकल्प चल रहे हों। सिर्फ एक की बात करता हूँ, उनका जो विद्या भारती का प्रकल्प है उसमें 30,000 विद्यालय चलते हैं। सरकार के अलावा दुनिया का कोई गैर सरकारी संगठन ऐसा नहीं है जो इतने सारे विद्यालयों को चलाता हो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज के लिए क्या कर रहे हैं। संघ का जो घोषित उद्देश्य है, जो बार बार संघ के लोग कहते हैं कि हमारा काम व्यक्ति निर्माण है, और इसके बावजूद संघ पर जब से उसकी स्थापना हुई है 3 बार प्रतिबंध लग चुका है। संघ को बढ़ने से हमेशा रोकने की कोशिश हुई है। गैर भाजपा सरकारें और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकारें, चाहे केंद्र में रहीं चाहे राज्य में, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खत्म करने या कमज़ोर करने की लगातार कोशिशें सरकारी स्तर पर, सरकारी साधनों के जरिए, कानून के जरिए करती रही। तीनों प्रतिबंधों से संघ जो है, जैसे सोना जो है आग में तप कर निकल कर आता है, निकल कर आया। प्रलोभन देने की भी कोशिश हुई। आपको याद दिला दूं 1977 की, जब चुनाव की घोषणा हो गई और ये चर्चा चलने लगी कि सारे विपक्षी दल मिलकर एक पार्टी बनाएंगे, जनता पार्टी बनेगी और वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी। उस समय संदेश आया इंदिरा गांधी का, उस समय तत्कालीन जो सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस, उनके पास, कि अगर जनसंघ इस जनता पार्टी का जो गठन हो रहा है इसमें शामिल न हो तो उनकी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटाने को तैयार है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम तो उसमें शामिल हो रहे हैं, आपको जो करना हो कीजिए। दूसरी कोशिश हुई इससे पहले 1974 में, जब जेपी आंदोलन चल रहा था, तब कम्युनिस्टों ने की। कम्युनिस्टों ने कहा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जेपी से कहा कि अगर जनसंघ आपके आंदोलन में शामिल होगा तो हम शामिल नहीं होंगे। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी। दूसरी कोशिश की कम्युनिस्टों ने, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जेपी से कहा, जेपी आंदोलन के दौरान कहा कि या तो इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शामिल होगा या हम शामिल होंगे, दोनों नहीं हो सकते, चुनाव आपको करना है। मतलब सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग थी कि या तो आप आरएसएस को लीजिए या हमें लीजिए। अगर आरएसएस को ले रहे हैं तो हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें ले रहे हैं तो आरएसएस को छोड़ना पड़ेगा। जेपी ने बड़ा दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा, आरएसएस तो शामिल हो चुका है, आप अपने बारे में खुद फैसला कर लें। मतलब साफ साफ कह दिया कि आरएसएस को नहीं छोड़ने जा रहे हैं, और मजबूर होकर लेफ्ट पार्टीज को, सीपीएम को सहित जो दूसरी पार्टियां, लेफ्ट पार्टियां थी, उनको आंदोलन में शामिल होना पड़ा, क्योंकि जनता का मूड, देश का मूड जो है उस समय जेपी के साथ था। देश का जनमानस जेपी के साथ था और कांग्रेस के खिलाफ था।
जो जेपी के विरोध में था वो एक तरह से बाय डिफॉल्ट ये माना जा रहा था कि वो कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, तो और कांग्रेस का समर्थन करते हुए सीपीएम दिखना नहीं चाहती थी। तो हर तरह के हथकंडे अपनाए गए संघ को कमज़ोर करने या खत्म करने के। और जो गांधी जी की हत्या के बाद जो प्रतिबंध लगा, उसके बाद जो दमन का दौर चला, कोई भी कमज़ोर संगठन होता तो खत्म हो गया होता। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अपने मार्ग से जरा भी डिगा नहीं, जो काम कर रहा था वो करता रहा। और संघ कहता है कि हम व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले ही विज्ञान भवन में जो वर्तमान सरसंघचालक हैं मोहन भागवत, वो आए थे। उनका कार्यक्रम 2 या 3 दिन का चला था। उसमें उनसे एक सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि संघ कुछ नहीं करता है, लेकिन संघ का स्वयंसेवक सब कुछ करता है। वो चाहे राजनीति की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, या दूसरे क्षेत्रों में काम करने की बात हो। तो इसलिए जो है संघ का सिर्फ एक उद्देश्य है, व्यक्ति का निर्माण। और संघ ने जब ये विद्यालयों का सिलसिला शुरू किया, सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर विद्या भारती, और उसके बाद आदिवासी क्षेत्रों में कन्वर्जन रोकने के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए एकल विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसको चलाया। उस सब के पीछे सोच ये थी कि जो शिक्षा दी जा रही है सरकारी स्कूलों में भी और जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी, केवल पढ़ाई जो है वो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, संस्कार नहीं दिए जा रहे। ये काम जो है और कोई नहीं कर सकता, इसको संघ ही कर सकता है। तो संघ ने वो काम अपने हाथ में लिया और बखूबी कर रहे हैं। ऐसे संगठन से जुड़े उसके आनुषांगिक संगठन के बारे में जब सवाल उठना शुरू हो तो फिर संघ को भी सोचने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, संघ को शताब्दी वर्ष होने जा रहा है। जरा रुक कर सोचना चाहिए कि संघ आजकल किस तरह के व्यक्तियों का निर्माण करता है। जितने अनुषांगिक संगठन हैं संघ के, उन सब में संगठन मंत्री संघ भेजता है। भारतीय जनता पार्टी में भी आते हैं। तो मेरा कहना है कि बाकी सबको छोड़ दीजिए, केवल भारतीय जनता पार्टी में आपने जो संगठन मंत्री भेजे हैं उनके चाल चरित्र और चेहरे की समीक्षा कर लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्या संघ जिस तरह के व्यक्तियों का निर्माण कर रहा है उस कसौटी पर वो खरे उतरते हैं? एक संगठन मंत्री के बारे में तो मैं कह सकता हूं, निजी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं, कि उन्होंने जिस राज्य के संगठन मंत्री बने उस राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार करना सिखाया। बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल में अगर ये चर्चा भी हो, मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम सही है गलत है क्या है, ये चर्चा भी हो कि टिकट बिकता है, तो सवाल ये है कि बेचता कौन है। और जब उसमें संघ से जुड़े लोगों का नाम आने लगे तो समझिए कि कुछ बड़ी गड़बड़ है। और ये गड़बड़ी आज से नहीं शुरू हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं शुरू हुई है और संघ में भी नहीं शुरू हुई है। मैं आज से लगभग 30-31 साल पुरानी बात बताता हूं आपको। 1993 की विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उत्तर प्रदेश में। आपको मालूम है कि 6 दिसंबर के बाद सरकार कल्याण सिंह की बर्खास्त हो गई थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और 1993 का चुनाव चल रहा था विधानसभा का। मैं भी कवर करने के लिए, उस समय मैं जनसत्ता अखबार में था, कवर करने के लिए इलाहाबाद गया हुआ था। इलाहाबाद में सर्किट हाउस में रुका था। पता चला सुबह कि यहाँ भैरव सिंह शेखावत भी आए। वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। राजस्थान की भी सरकार बर्खास्त हो चुकी थी। राजस्थान में उस समय चुनाव हो चुका था। वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कैंपेन करने के लिए आए थे। सुबह सुबह मैं उनसे मिलने गया तो बातचीत होने लगी। तो उन्होंने कहा कि जिस रास्ते पर जा रही है पार्टी, आगे जाकर भविष्य में जाकर क्या होगा इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने एक घटना बताई, मुझे भी सुनकर उस समय आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग जब काम करते थे तो हम जो है बसों से चलते थे, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों से चलते थे और जहाँ जाते थे वहाँ किसी कार्यकर्ता या स्वयंसेवक के घर पर रुकते थे। इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ। ये जो है
आम प्रचलन था, भाजपा में भी और संघ में तो था ही। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में इतने लंबे समय से हूँ, लेकिन अम्बेसडर कार में पहली बार मैं जब मुख्यमंत्री बना 1977 में तब बैठा। आज किसी कार्यकर्ता से छोटा सा भी काम कहिए तो वो पूछता है कि साधन क्या है, होटल की बुकिंग कहाँ है, और उसको पैसा चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो है बुराई संघ के स्वयंसेवकों में भी आ गई है। संघ के भी लोग अब होटलों में रुकने लगे हैं। तो ये 30-31 साल पुरानी बात है, और आज ये बुराई जो है चरम पर है। लगता नहीं कि इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करने पर कुछ भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ शुरुआती तौर पर जो लोग संगठन में हैं, राजनीतिक दल में हैं, या संघ में रहते हुए जो है लोन पर गए हैं राजनीतिक दल में, संगठन मंत्री बनकर या किसी और पद पर, उनकी जीवन शैली की समीक्षा, उनकी जीवन शैली की पड़ताल कर ली जाए। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले उनकी जीवन शैली क्या थी, उनकी आमदनी का साधन क्या है, और आज उनकी जीवन शैली क्या है। जो स्कूटर पर चलने वाले थे वो फॉर्च्यूनर पर कैसे चलने लगे। संघ का स्वयंसेवक या संघ के जो पदाधिकारी हैं वो अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं और कार्यकर्ता को ये सीख देते हैं कि ईमानदारी से काम करो, थाने पर जाकर जो है धंधा मत करो, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोशिश मत करो, उसमें पैसा कमाने की कोशिश मत करो, तो उसको ये बात उसके गले के नीचे उतरती नहीं है। वो देखता है कि कल तक जो मोटरसाइकिल स्कूटर पर चल रहे थे आज वो बड़ी बड़ी एसयूवी में चल रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये भाजपा के बड़े नेताओं को न दिखता हो, संघ के बड़े पदाधिकारियों को न दिखता हो, आम जनता को दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो स्थिति हुई है और भविष्य में होने वाली है, उसको सुधारने के लिए एक तरह से इसको जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेना चाहिए इस चुनाव के नतीजे को। मान लीजिए बीजेपी की 350 सीटें आ जाती, एनडीए की 400 सीटें आ जाती, तो आज मैं भी ये बात न कर रहा होता शायद, और कोई इन बातों को नहीं उठाता। सब कुछ जो है वो जैसे सावन के अंधे को सब तरफ हरा हरा नजर आता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता। अब चुनाव के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा कि हमें संघ की अब ज़रूरत नहीं है, बहुत ताकतवर हो गए हैं, अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो बोला था वो ऑडियो रिकॉर्ड पर था। अब ये अलग बात है, बहुत से लोगों को कहना है कि वो खुद जो है स्वयंसेवक रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, संघ के बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकते, उनका इंटेंशन नहीं रहा होगा, उनका इरादा नहीं रहा होगा। अब बात सही है, भाई मान लेते हैं कि उनका इरादा नहीं रहा होगा, ये नहीं बोलना चाहते थे, बोल गए कुछ, लेकिन जो बोल गए उसका कितना नुकसान हुआ इसका आकलन कौन करेगा। और अगर इतने बड़े पद पर बैठकर आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा, तो फिर सोचना चाहिए कि ऐसे लोग ऐसे पद के योग्य हैं भी या नहीं। केवल एक बयान से किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। इस बयान के बाद स्वयं सेवकों पर इसका क्या असर पड़ा होगा। देखिए, पब्लिक लाइफ में मैं बार बार कहता हूं कि परसेप्शन और रियलिटी में अक्सर फ़र्क होता है। जो परसेप्शन है वो हो सकता है रियलिटी ना हो, लेकिन परसेप्शन पर लोग फैसला करते हैं, रियलिटी पर नहीं। जैसे शेयर मार्केट में कहते हैं कि सेल ऑन न्यूज़, कि जब खबर पक्की हो जाए तो उस समय जो है शेयर बेचना चाहिए, जब उसके बारे में अफवाह चल रही हो तब खरीदना चाहिए। उस तरह की बात है कि परसेप्शन जो है वो हावी हो जाता है रियलिटी पर। तो लेकिन अभी मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, आज केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। मोहन भागवत जी ने ये बात कही, बहुत अच्छी बात कही, कि जो सेवा के क्षेत्र में है उनमें अहंकार नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी की तरफ देखना थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, संघ के स्वयंसेवकों को, और फिर कह रहा हूं जो संगठन मंत्री हैं उनको देखिए, उनके अहंकार को देखिए, उनके भ्रष्टाचार को देखिए,
उनके कदाचार को देखिए और कोई तो फैसला लीजिए, सुधार का कोई कदम तो उठाइए। ये संदेश तो जाए आम स्वयंसेवक में, पार्टी भाजपा के आम कार्यकर्ता में, कि कोई इसको देख रहा है और इसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। सारी कोशिश कार्यकर्ता को सुधारने की, उसको उपदेश देने की होती है। नेता ऊपर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे रातों रात उनकी जीवन शैली बदल जाती है, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है। कार्यकर्ता से कहा जाता है कि ईमानदारी से काम करो, ये पार्टी ऐसी है जो और पार्टियों से अलग है, ये अपने कार्यकर्ताओं से उस तरह का जो है व्यवसाय धंधा नहीं कराती जैसी दूसरी पार्टियां करती हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नेता क्या करते हैं, इसका सवाल तो उठना चाहिए। जो सीख दे रहा है, क्या वो उसका आचरण उसके अनुरूप है? ये मूल प्रश्न है। इसका जब तक उत्तर नहीं मिलेगा, इस बुराई को जब तक सुधारने की कोशिश नहीं होगी, गंगोत्री ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। तो ऊपर अगर आपका जिला अध्यक्ष, आपका ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और उससे ऊपर जो है प्रदेश के पदाधिकारी इस तरह का काम करेंगे, तो वो अपने कार्यकर्ताओं को सीख देने की स्थिति में नहीं है, उनका नैतिक बल नहीं है और नैतिक साहस नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो ये बेशर्मी है उनकी, कि खुद जो है गलत काम कर रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं, कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि तुम अपनी जान लगा दो हमारे लिए, हमको जिताकर विधायक सांसद बना दो, हम पैसा कमाएंगे, लेकिन तुम जो है अपने खर्चे पर जो है हमारा काम करो। ये अब नहीं चलने वाला है। लोग सवाल उठाने लगे। जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, अपना पैसा लगाकर, घर का पैसा लगाकर, अपनी कमाई का पैसा लगाकर पार्टी का काम करते हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि भाई हम पार्टी के पेड वर्कर नहीं हैं, हम नौकरी नहीं करते हैं कि आप हमसे अपेक्षा करेंगे कि हम इतने घंटे काम करेंगे और ये हमारे ड्यूटी में आता है। हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं, विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, इसलिए हम ये सब करते हैं। हम कष्ट भी उठाते हैं, हम अपना पैसा भी खर्च करते हैं, अपना समय भी खर्च करते हैं और श्रम भी लगाते हैं। उसके बदले में अगर हमको ये सब दिखाई देता है तो फिर उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। उसको लगता है कि किसके लिए कर रहे हैं, कैसे लोगों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे लोगों को जिता रहे हैं। फिर बात वहीं अटक कर आती है उम्मीदवार पर। इसकी शुरुआत पार्टी को अगर करनी है तो उम्मीदवारों के चयन से होनी चाहिए। आप ईमानदार, साफ सुथरी छवि के लोगों को, और उनकी कमी नहीं है, और ये जो विनेबिलिटी का फॉर्मूला है ये भी यहाँ लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ईमानदार और साफ सुथरी छवि के लोग चुनाव नहीं जीत सकते और बेईमान लोग चुनाव नहीं हार सकते। बेईमान लोग भी चुनाव हारते हैं और हार रहे हैं। तो इसलिए जो है ये सोच बदलने की ज़रूरत है। भाजपा अगर अपने को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती है तो वो डिफरेंस उसको दिखाना पड़ेगा, और किसी को नहीं। अपने कार्यकर्ता को, आम कार्यकर्ता को, अपने समर्थकों को ये बताना पड़ेगा कि देखो हम इस तरह से डिफरेंट हैं। आपकी बात वो इस तरह से नहीं मानेगा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएंगे और अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल करके डिप्टी सीएम बना देंगे। इस कदम को वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में कैसे शामिल कर लेगा? ये सवाल हैं जो भाजपा के शीर्ष नेताओं को और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों को अपने आप से पूछना चाहिए, और इसका जवाब अपने स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।